नमस्कार, मैं हूं सुधीर कुमार और आप देख रहे हैं आदर्श विद्या मंदिर क्लासेस का आज का क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो जीवों में जो जैव क्रियाएं होती हैं वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण हैं और उनका क्या क्या योगदान है। तो इस क्रम में हम देखिए जैव प्रक्रम होता क्या है, पहले तो हम ये जान लेते हैं। देखिए जीव चलता हो, उठता हो, फिरता हो, सोता हो, जागता हो, कुछ भी कर रहा हो, जीवन की जो प्रक्रियाएं हैं जिन आधार पर हम जीवों को सजीव मानते हैं वो सारी की सारी प्रक्रियाएं होती रहती हैं, चलती रहती हैं, वो कभी बंद नहीं होती हैं। और जीवों का अनुरक्षण का कार्य जो है वो भी सदैव होना चाहिए, चलता रहना चाहिए, तभी जीव जो है निश्चित रूप से ठीक प्रकार से अपना विकास कर पाता है। ये जो अनुरक्षण के कार्य होते हैं कोई विशेष कार्य नहीं करते, वही काम होते हैं जब हम सो रहे होते हैं, कक्षा में बैठे हों या कुछ भी कर रहे हों तो हमारा अनुरक्षण का कार्य चलता रहता है। यही जो प्रक्रम है, यही जो प्रोसेस है जो चलती रहती है, इसी को हम जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है, जब जीव हर समय 24 घंटे वर्क में ही रहता है, चाहे वो सो रहा हो तब भी शारीरिक क्रियाएं तो चलती रहती हैं, वो तो बंद नहीं होती। हम रेस्ट कर रहे हैं, शरीर हमारा रेस्ट कर रहा है, लेकिन आंतरिक क्रियाएं जो होती हैं वो निरंतर चलती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं टूट फूट भी होती है, उनकी मरम्मत की भी आवश्यकता होती है। तो इस प्रोसेस को रोकने के लिए, इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए हमारे अंदर जो अनुरक्षण का कार्य है वो लगातार चलता रहता है और इसके लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा एकल जीव में कहाँ से आएगी? हमारे शरीर के अंदर कोई पावर हाउस नहीं लगा, हमको ऊर्जा बाहर से लेनी पड़ती है। तो जो ऊर्जा बाहर से ऊर्जा का स्थानांतरण जो जीव में होता है वह प्रक्रिया जो होती है, इसी प्रक्रिया को हम पोषण के नाम से जानते हैं। आज का डिस्कशन का टॉपिक हमारा पोषण ही है, जिसको न्यूट्रिशन कहते हैं। जीव में शारीरिक वृद्धि होती है और उस शारीरिक वृद्धि के लिए हमारे अंदर पोषण की क्रिया होती है। पोषण की क्रिया जो होती है उसमें हमको कच्ची सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम हैं, भोजन करते हैं, भोजन शरीर के अंदर जाता है, पचता है, तो उससे हमको ऊर्जा प्राप्त होती है और वो ऊर्जा ही हम विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग करते हैं। तो जो पोषण होता है, न्यूट्रिशन होता है, वह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। स्वपोषी, पहले हम ये समझ लें स्वपोषी क्या होता है। ऐसे जीव, ऐसी वनस्पतियां जो अपना भोजन स्वयं बना लेती हैं। देखिए दो तरीके से हम इनको बांट सकते हैं, एक स्वपोषी, दूसरे परपोषी। पहले की कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं। स्वपोषी का मतलब यह होता है जो जीव, जो पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं वह स्वपोषी कहलाते हैं, और जो अपने भोजन के लिए या अन्य आवश्यकताओं के लिए जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं वो परपोषी कहलाते हैं। तो इस आधार पर पोषण भी दो प्रकार का हो जाता है, एक होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है विषमपोषी पोषण। आज के हम वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि ये जो स्वपोषी पोषण होता है वो किस प्रकार से होता है। सजीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अलग अलग तरीके से प्राप्त करते हैं। जब तक वो एक कोश के जीव रहते हैं उनमें बहुत अधिक अंग नहीं विकसित होते हैं। एक कोश के जीव का मतलब यह है जो उसके अंदर सजीवों की जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी एक सेल में, एक कोशिका में ही संपादित होती हैं। जैसे अमीबा के बारे में आप पढ़ा, अमीबा का कोई आकार नहीं होता, कोई आकृति नहीं होती, जैसा भी आप बना दो वो अमीबा बन जाता है, कोई आकार नहीं होता। लेकिन इस अमीबा के अंदर एक केंद्रक भी होता है और इस केंद्रक के चारों तरफ खाद्य रिक्तिकाएं भी होती हैं, जलवाहिकाएं भी होती हैं। सारी प्रोसेस जो होती है, ये सजीव की सारी प्रोसेस, ये श्वसन भी करता है, उत्सर्जन भी करता है, पोषण भी होता है, सारी की सारी क्रियाएं इसकी होती हैं, वो एक कोशिका के अंदर हो जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे जीव जटिल होता चला जाता है वैसे वैसे इसमें अन्य सारी क्रियाओं के लिए, मतलब सभी जीवन की जितनी भी क्रियाएं हैं सभी क्रियाओं के लिए उसे अलग अलग अंग की आवश्यकता पड़ती है। तो आज का जो विषय है हम देखते हैं
तमाम सारे एंजाइम भी इसमें निकलते हैं और उन एंजाइम्स के द्वारा ही भोजन का पाचन होता है। तो देखना यह है कि स्वपोषी पोषण जो होता है वो किस प्रकार से होता है। आज का टॉपिक जो डिस्कस करना है वो स्वपोषी पोषण पर है। देखिए, स्वपोषी पोषण मुख्य रूप से पौधों में होता है या ऐसे जीवों में होता है जो कि अपना भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। ठीक है, स्वपोषी जीव की अब देखिए, जो पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है वह उसके लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो हैं मुख्य रूप से एक तो जल, दूसरा चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा चाहिए क्लोरोफिल, और सूर्य का प्रकाश। ये इतनी चीजें जो है पौधों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक होती हैं। पौधों में जो भोजन बनाने की क्रिया होती है उसको हम प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है इसमें पौधों को मुख्य रूप से आवश्यकता होती है सूर्य के प्रकाश की। अभी हमने आपको बताया, एक तो इनको सूर्य का प्रकाश चाहिए, जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। इसमें से किसी एक भी चीज की कमी होगी तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। ये चारों चीजें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक होती है। भोजन बनाने, पौधों में जो भोजन बनाने की क्रिया है वही प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानी जाती है। देखिए, इसमें होता क्या है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, दो चीजें इसमें रहती हैं, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। पौधे भोजन बनाने की क्रिया करते हैं। इसमें जो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो क्रिया होती है उसमें बनता है आपका C6H12O6, यानी इसको हम ग्लूकोज के नाम से जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, और साथ में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है और ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। यही ऊर्जा जो होती है हम उपयोग करते हैं जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने में। अब देखिए, एक रिएक्शन लिखा हुआ है, इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेते हैं। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के आधार पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। उसमें क्या होता है, 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के और 12 अणु H2O के जब सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो ग्लूकोज का एक अणु तैयार होता है C6H12O6, जिसको ग्लूकोज कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, और 6 अणु ऑक्सीजन के बनते हैं और 6 अणु H2O के भी रहते हैं। साथ ही साथ ऊर्जा भी मुक्त होती है। इसी ऊर्जा का उपयोग हम विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करने में करते हैं। अब प्रोसेस तो ये होती है, लेकिन ये किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, हम देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण का जो प्रक्रम है, पूरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस में वास्तव में होता क्या है। होता यह है, एक तो बात ये होती है, देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो पूरी प्रोसेस है ये 3 स्टेप में पूरी होती है। पहला स्टेप ये होता है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का संश्लेषण किया जाता है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का संश्लेषण होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, सबसे पहला काम तो ये होता है, उसके बाद प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना।
रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। दूसरे स्टेप पे ये बात होती है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, और जो जल के अणु होते हैं, साथ ही साथ ये भी क्रिया होती है, जल के जो अणु होते हैं अणुओं का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में अपघटन हो जाता है। जल के अणुओं का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में अपघटन होता है। और तीसरा जो स्टेप होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। ये 3 प्रोसेस पर पूरी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। अब ये आवश्यक नहीं होता है कि ये जो स्टेप हैं ये लगातार एक के बाद एक होते चले जाएं, ये कोई जरूरी नहीं होता है। जैसे कि मरुद्भुत पौधे जो होते हैं उनमें वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, और जो इसका मध्यस्थ उत्पाद होता है वो बना लेते हैं। फिर क्लोरोफिल से ऊर्जा अवशोषित करने का काम जो करते हैं, अंतिम उत्पाद जो बनता है वो दिन में बनता है। तो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के ये मुख्य रूप से 3 प्रोसेस हैं, 3 स्टेप होते हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का संश्लेषण सबसे पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में होता है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है, और जल के अणुओं का अपघटन हो जाता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, 2 चीजों में टूट जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। अब देखिए ये पत्ती जो बनी हुई है, इस पत्ती की हमने बाह्य काट बना रखी हुई है, पूरी पत्ती की अनुप्रस्थ काट दिखाई गई है। पत्तियां इस तरीके की होती हैं, इनमें शिराएं बनी होती हैं, ये बीच में जो होती है वो मध्य शिरा होती है, इसी में जाइलम और फ्लोएम होते हैं। बहुत चीज यही पत्ती की अनुप्रस्थ काट का जब हम सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन करें तो हम ये देखेंगे कि मुख्य कोशिका जो होती है उसमें कुछ हरे रंग के छोटे छोटे बिंदु दिखाई देते हैं। ये जो हरे रंग के छोटे छोटे बिंदु होते हैं ये बिंदु कोशिकांग होते हैं, इन्हीं को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इन्हीं क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। ये क्लोरोफिल ही जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। अब बात आती है कि पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं वो कैसे ग्रहण करते हैं। देखिए हमने पढ़ा है कि पत्तियों की जो सतह होती है उस पे छोटे छोटे रंध्र होते हैं। इन रंध्रों के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ली जाती है या ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाता है। जो पूरी प्रोसेस होती है वो इन पत्तियों पर के छोटे छोटे रंध्रों के द्वारा ही होती है। इसमें आप देख रहे हो जैसे ये हरितलवक हैं, बीच में वायुकोश हैं, ये द्वार कोशिकाएं हैं। इसका अभी हम आपको केवल अब हम ये देखेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कैसे पौधे लेते हैं। देखिए जो पौधों में रंध्र पाए जाते हैं उनके रंध्र के खुलने और बंद होने की प्रोसेस के आधार पर ये आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, ये रंध्र होते हैं। रंध्र 2 प्रकार के दिखाए गए हैं, एक खुला रंध्र है, एक बंद रंध्र है। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से पानी
शरीर का जो अनावश्यक पानी होता है, जो आवश्यक पानी होता है, जितना आवश्यक होता है शरीर को उतना तो पौधे अपने शरीर में रोक लेते हैं। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा पानी होता है वह इन्हीं रंध्रों के द्वारा बाहर निकलता है, और जो गैसें होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना और ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेना, ये काम भी इन्हीं रंध्रों के द्वारा ही संपन्न होता है। होता क्या है कि ये जो द्वार कोशिकाएं होती हैं जब कभी फैलती हैं, इनके फैलने से क्या होता है कि जो रंध्र होते हैं वो खुल जाते हैं, और इनके खुलने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली या अनावश्यक पानी बाहर निकला, और साथ ही साथ जैसे ही ये निकलते हैं ये ढीली हो जाती हैं और ढीली होकर सिकुड़ती हैं, और जब सिकुड़ती हैं तो क्या होता है, ये बंद होने लगती हैं। तो वैसे ही इसमें से ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो इस प्रकार से रंध्रों के खुलने और बंद होने की जो प्रोसेस है उसी से हमारा क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का परिवहन होता रहता है। जितना भी अनावश्यक होता है, ये द्वार कोशिकाएं जब फैलती हैं तो ये क्या होता है, इसमें एक फैलाव पैदा होता है, इसमें एक स्फीति दाब पैदा होता है, एक प्रकार का दाब पैदा होता है जिसको हम स्फीति दाब के नाम से जानते हैं। तो स्फीति दाब के कारण क्या होता है, ये सेल्स जो है इस तरीके से फैल जाती हैं। फैलने से क्या होता है, इसके अंदर जो ऑक्सीजन बनी है वो बाहर निकल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड खींच ली जाती है, या जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसी ऑक्सीजन के साथ वह भी निकल जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि पत्तियों की जो ऊपरी सतह या निचली सतह पर पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं, वो पानी की छोटी छोटी बूंदें यही होती हैं, जब रंध्र फूलते हैं तो उसके साथ पानी निकलता है, वही पानी कभी कभी इकट्ठा हो जाता है, नहीं तो सामान्य रूप से नहीं दिखाई देता है। जाड़ों में ऐसी प्रोसेस थोड़ा सा दिखाई देती, गर्मियों में तो पानी निकलता है, उड़ जाता है, इसलिए वो जमने नहीं पाता तो दिखाई नहीं देता। दूसरी चीज ये है कि जब ये रंध्र, जब इस पानी निकल गया, ऑक्सीजन निकल गई, तो ये जो सेल्स होती हैं ढीली हो जाती है। ढीले होने से क्या होता है, इनमें सिकुड़न पैदा होती है। तो जब ये बंद होती हैं तो इसमें क्या होता है कि ये जो द्वार रंध्र छिद्र होता है ये बंद हो जाता है, इसमें से कुछ भी निकल नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरीके से ये खुला रंध्र है, ये बंद रंध्र है। ये प्रोसेस होती है, खुलना और बंद होना रंध्रों का बराबर चलता रहता है, और इसी के कारण जो है पानी और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन पौधों में होता रहता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात एक ये भी है कि ये सारी प्रोसेस जो होती है ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश होता है जब पौधों पे पड़ता है तो उनमें एक प्रकार का पानी जो होता है वो सूर्य की तरफ खींचता है, और खींचने के कारण ही उनमें स्फीति दाब पैदा होता है। अगर पानी न खींचे, सूर्य का प्रकाश न हो, तो इन रंध्रों का खुलने और बंद होने की जो प्रोसेस है वो भी नहीं होगी, और उसके कारण जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वह भी बाधित हो जाएगी, क्योंकि भोजन नहीं बनेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अपघटन नहीं हो पाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन नहीं हो पाएगा कार्बोहाइड्रेट में बिना सूर्य के प्रकाश के। इसलिए हम देखते हैं कि स्वपोषी पोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है पौधों में, उसके लिए हमको सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, जल भी आवश्यक है, और साथ ही साथ क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हमने ये डिस्कस किया, हमने चर्चा की इस वीडियो में कि स्वपोषी जो होते हैं वो अपनी आवश्यकता, ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति किस प्रकार से करते हैं। उन्हें भी अपने शरीर के निर्माण के लिए कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण की जो के लिए आवश्यक जो जल होता है वो जड़ों से मिट्टी में उपस्थित जल को खींच के पूरा करते हैं। नाइट्रोजन भी आवश्यक तत्व है, प्रोटीन है, अन्य यौगिक हैं, इनका संश्लेषण किया जाता है, और अकार्बनिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट का नाइट्राइट के रूप में
अपघटन होता है। तो इस प्रकार कार्बनिक पदार्थ के रूप में लिया जाता है और इनको जो जीवाणु होते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्राइट में चेंज करते रहते हैं। तो इस प्रकार से पौधों में पूरी तरीके से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी होती है। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।